स्वाति जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप असम से हैं। आप, जैसा मैंने परिचय कराया अपने दर्शकों से, आप पहली असम की पहली ट्रांसजेंडर जज हैं जो लोक लोक अदालत में बैठती हैं, न्याय देती हैं। थोड़ा प्रश्न मेरा आपसे थोड़ा-सा फ़र्क है। 2021 की तो बात करें, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बहुत कुछ उथल-पुथल हुई है इस 2021 में। मतलब ये अजीब-सी बात थी, असम और मिज़ोरम की पुलिस एक-दूसरे के ऊपर गोली चला रही थी। त्रिपुरा में एक अलग कुछ था जो बांग्लादेश में हुआ था, उसका त्रिपुरा में कुछ जलने लगा था। नागालैंड का एक अलग वो है। अरुणाचल के ऊपर चीन की हरदम नज़र है, चीन अपना उसका क्या-क्या कर रहा है वो। ये भाई हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट बहुत अहम है। अब हो सकता है कि रोज़मर्रा के उसमें नॉर्थ ईस्ट को उतनी हेडलाइन्स ना मिलती हों। लेकिन ये आपको क्यों लग रहा है नॉर्थ ईस्ट में एकदम से बहुत ज़्यादा उथल-पुथल हो रही है? क्या कारण है? स्वाति जी। देखिए, ये कहीं न कहीं ये एक अच्छे सुशासन का मतलब सुशासन आप नहीं बोल सकते। और यहाँ पे बहुत तरह की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, जिसके वजह से ये सारी घटनाएँ तो हर रोज़ आ रही हैं और हमें दिख भी रहा है। जहाँ पे लोग हिंसात्मक हो रहे हैं एक-दूसरे के अगेंस्ट में, जिनको एक समय पे बोला जाता था कि नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर, 7 बहनों का घर। वो जी। 7 बहनें ही अब आपस में लड़ने लग गए हैं, एक-दूसरे के साथ। किसी को सीमा सीमा या बाउंड्रीज़ को लेकर, किसी को अफ़साह से लेकर, जो हम आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बोला बोला जाता है जिसे। इस तरह की घटना तो हर रोज़ यहाँ पे चल रही है। लेकिन अब जिस तरीके से अगर हम देखें कि इस सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ और पहले वाले सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ, तो उसपे हम देखेंगे कि यहाँ पर मिलिटेंसी वगैरह की कमी तो हुई है, लेकिन कहीं न कहीं लोग ज़्यादा हीनियस बनते जा रहे हैं और हिंसात्मक बनते जा रहे हैं। जहाँ पे आपको ह्यूमैनिटी कम नज़र दिखाई देगी, लोग एक-दूसरे को किस तरीके से ना ही एक कॉम्पिटिटिव मतलब एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव मार्केट आपको मिलेगा, वो भी आपको नहीं दिखेगा। जहाँ पे हर दिन जहाँ पे हम आज बचपन से बड़े हुए हमने कभी नहीं देखा कि असम या कहीं पे नॉर्थ ईस्ट में कि लिंचिंग जैसी घटनाएँ, लेकिन अब यहाँ पर भी लिंचिंग जैसी घटनाएँ वगैरह होने लग गई हैं, मॉरल पुलिसिंग वगैरह होने लग गई है। तो जहाँ पे एक व्यक्ति की वाक स्वाधीनता और जो आर्टिकल 21 का जो प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में, वो कहीं न कहीं इसका पूरे तरीके से उल्लंघन है। और कहीं न कहीं अगर हम देखेंगे कि हमारे उच्च न्यायालयों में भी अगर इस तरीके के केसेस जब रिफ्लेक्ट होने लगते हैं, तो भले ही हाई कोर्ट अपना पक्ष भले ही रखे या सरकार को डायरेक्शंस भले ही दे, लेकिन हमने ये भी देखा है कि सरकार को कोर्ट के ऑर्डर को अवमानना करते हुए भी। तो कहीं न कहीं ये एक सुप्रीमेसी जो दिखाने की जो एक चेष्टा है, मुझे लगता है कहीं न कहीं इसका अंत भी बहुत नज़दीक है। क्योंकि अब अगर इसी तरीके से चलता रहा, तो हमें किसी कोरोना वायरस या किसी दूसरे मिलिटेंट या मिलिटेंसी की शक्ति की आवश्यकता नहीं, हम खुद ही अपने आप को मिटा देंगे और खुद ही हम अपने अस्तित्व को संकट में लाकर खड़े कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, तो अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं अपनी खुद की जिस समाज से मैं आती हूँ, उस समाज की अगर मैं बात करूँ, आप देखेंगे कि जो यहाँ पे हमने आज 4-5 सालों से जितने भी काम किए कि एक थर्ड जेंडर के लोगों के लिए भी एक समान अधिकार होना चाहिए या उनको उनके अधिकारों के लिए एक वेलफेयर बोर्ड का गठन होना चाहिए। और ये वेलफेयर बोर्ड का डायरेक्शन आज 2018 में आया था, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने दी थी, लेकिन जिसकी अभी तक कंप्लायंस नहीं हुई। तो कहीं न कहीं हम सिर्फ ये पॉलिटिकल भी नहीं देख सकते, लेकिन हमको ये समझना भी पड़ेगा कि ये चीज़ डुअल एस्पेक्ट है और ये डुअल एस्पेक्ट नेचर किस चीज़ से है, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, ब्यूरोक्रेसी से भी है। क्योंकि जब भी मैं ब्यूरोक्रेसी की मीटिंग में जाती हूँ, तो मेरा सबसे पहला सवाल या पहला प्रश्न यही होता है कि अगर आईएएस और आईपीएस ही सब कुछ सँभाल सकते हैं,
तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को तो सारे कोर्सेज बंद कर देने चाहिए। हर बच्चा 10वीं के बाद या इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी के बाद वो जाकर आईएएस और आईपीएस का कोर्स करे, ये दोनों कोर्स उपलब्ध कर देने चाहिए। और इसका दूसरा एग्जाम्पल ये भी है कि सपोज अगर मैंने हायर सेकेंडरी के बाद मैंने बीकॉम करी है और बीकॉम के बाद अगर मैंने एमकॉम की या चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, तो मतलब मेरा स्पेशलाइजेशन अकाउंटेंसी पे है। लेकिन अगर आप राज्यों के फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखेंगे और यहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी देखेंगे, तो वहां पर ऊपर से लेके नीचे तक आपको ना कोई बीकॉम पास आपको मिलेगा, ना कोई चार्टर अकाउंटेंसी वाला आपको कैंडिडेट मिलेगा। सब आईएएस और स्टेट कैडर जाकर वहां पर बैठे हुए हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग जब हमारे माँ बाप हमें इतनी लाख लाख रुपए खर्चा करके जब हमें पढ़ाते हैं कोई एक स्पेशलाइज कोर्स करवाने के लिए या करने के लिए, और जिसपे हम स्पेशलाइजेशन लेकर पास आउट होते हैं और हमें वो जगह नहीं मिलती और सिर्फ वो आईएएस को मिलती है या आईपीएस को मिलती है, तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आईएएस और आईपीएस ही ऑल इन ऑल है तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को भी मिटा देना चाहिए और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा ये जितने भी कोर्सेस पूरे भारतवर्ष में चलती है ये सारे कोर्सेस को ही मिटा देने चाहिए। जी तो मैं यहाँ पर स्वाति हम जी, हाँ बताइए, पूछिए। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ ले रहा हूं कि आज हम बात 2021 में मैं कम से कम जो हिंदी हार्टलैंड है, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हमारा, इनकी बात बिल्कुल दावे के साथ कर सकता हूँ। नॉर्थ ईस्ट का मुझे बहुत ज्ञान नहीं है। जो आप बात कह रही है मैं उसी की बात को कह रहा हूँ। जो कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ वो केवल इन नौकरशाहों के चलते हुआ। ये जो जो सो कॉल्ड आईएएस आईपीएस जिनकी आप बात कर रहे हैं, यहाँ पीसीएस अधिकारी, इनकी वजह से हुआ। लोग मरे, इनसेंसिटिव लोग थे, लाशें जो जलाई जा रही थी उसको भी ठीक से क्रिमेशन नहीं मिला, जो एक धर्म में जो जो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी धर्म के लिए होता है, वो चाहे कोई धर्म। और इन लोगों ने उस टोटल को, जिसको कहते हैं को प्रशासन का, अगर कोई किताब लिखी जाए मिसमैनेजमेंट की, तो वो किताब लिखी जा सकती है कोरोना की क्राइसिस में। अब जब 2000 फिर थर्ड वेव की बात आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर्स और इनके बजाय वो फिर आ रहे हैं कि नहीं नहीं अब हम लोग संभालेंगे इसको। तो आपका असम में क्या हाल था? असम में ये जो मतलब ये हैंडल कौन कर रहा था? प्रशासन के लोग कर रहे थे कि डॉक्टर और बाकी लोग कर रहे थे, हेल्थ वर्कर्स कर रहे थे? देखिए, हेल्थ वर्कर्स तो अपनी जगह थे ही, लेकिन कहीं ना कहीं इसको सुचारू रूप से जो चलाने का काम जो ठीक से नहीं हुआ, और उसकी मेन वजह ये नौकरशाहों का था, ये ब्यूरोक्रेट्स का था। क्योंकि अगर आप देखेंगे और अगर क्योंकि आप भी पत्रकार हैं तो आपको मालूम होगा, ये कोरोना के चलते जब पूरी भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब ये नौकरशाहों का परिवार खुले सड़क पे घूम रहा था, वही नौकरशाहों के दिए गए अपने पास के वजह से। क्योंकि उन्होंने अपने फैमिलियों को पास अलॉट करके रखा हुआ था जो गाड़ी में चिपकी हुई थी या उनके गले में टंगा हुआ था। तो दूसरे लोगों के लिए ये खतरा था, तो उनके परिवारों के लिए खतरा नहीं था। और ये जितने भी, देखिए, आज हम भले ही कुछ किसी चीज को लेकर हम पॉलिटिकल, चाहे हमारे जितने भी मतभेद हो या पॉलिटिकल लोगों को या पॉलिटिकल आइडेंटिटीज को हम लोग ब्लेम देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पॉलिटिकल आइडेंटिटीज या पॉलिटिकल के जो व्यक्तियां हैं, ये लोग वही काम करते हैं जो इन नौकरशाहों के द्वारा दिए गए सुझाव के ऊपर बेस्ड होता है। तो मेरे ख्याल से कि भारत को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो ये ब्यूरोक्रेसी का जो प्रथा है, अब ये समय आ चुका है कि सबको आवाज उठानी चाहिए और ब्यूरोक्रेसी को खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको वही एक एग्जांपल दिया ना कि आपका बेटा, मान लीजिए कि साइंस में वो फर्स्ट क्लास है, उसने मेडिकल की कोर्स अच्छे से कंप्लीट की है, वो डॉक्टर बना हुआ है, तो उसे डॉक्टर के साथ साथ, क्योंकि उसका उसका एक एक्सपीरियंस भी है, तो उसको हेल्थ डिपार्टमेंट में होना चाहिए था। हेल्थ या फैमिली वेलफेयर मेजर्स में जितने भी उच्च पद हैं, उनको सीनियरिटी के हिसाब से उनको मिलने चाहिए थे। लेकिन आज आप हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मिनिस्ट्री को ले ले, जहां पर आपको देखेंगे कि आईएएस आपको गाइड कर रहा है।
आप किसी, अगर आपकी बात किसी मिनिस्टर के सामने रखनी भी होगी तो आपको आईएएस से होकर गुजरना पड़ेगा। आप किसी को, आप कुछ भी आप ना लिख सकते हैं, ना कुछ भेज सकते हैं, ना किसी से आपको मिलने के लिए आपको 10 बार अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है। ये सब ये आईएएस हैंडल करते हैं। और ये जब जब तक ये ब्यूरोक्रेसी का माहौल चलता रहेगा, हम देश को उन्नत रूप से हम कभी नहीं देख सकते। जी स्वाति जी, एक चलते चलते एक प्रश्न है, और वो चूंकि आप वहां पे हैं और आपकी पैनी नजर है, ये असम में जो सीए एनआरसी का जो सब हुआ ना, जो नागरिकता रजिस्टर बना, और वो फाइनली हुआ क्या? वो मतलब जो लोग बच गए उनको कहाँ फेंकने की तैयारी है? उनको आप लोग अरब सागर में फेंकेंगे कि बे ऑफ बंगाल में फेंकेंगे, कि उनको क्या करेंगे उनका? नहीं देखिए, ये तो ना मैं फेंक लूंगी, ना मेरा मेरा कोई सदस्य फेंकने वाला है। जी ये तो असम सरकार का काम ही असम सरकार कर रही है। ये पहली बात। और दूसरी बात है कि जहां तक ये कानून लाने का जो मेन मकसद था, जो हम सभी को मालूम है, लेकिन वो मकसद हमें तो पूरा होता हुआ नहीं दिखा, बल्कि ये जरूर दिखा कि इस कानून के वजह से, इस एनआरसी की वजह से हमारे हिंदू भाई और बहनें टारगेट हो। अब रिसेंटली मैं आपको एक घटना बताती हूँ। एक रिसेंट केस है, मैं व्यक्ति का नाम नहीं लूंगी इस प्लेटफॉर्म पे। वो व्यक्ति हिंदू था और वो एक रिक्शा चालक था। असम के सिलचर जिला से एक रिक्शा चालक था। तो क्योंकि वो बेचारा रिक्शा चलाता था, तो उसके पास कोई उतनी ज्यादा वगैरह आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थी। तो अचानक से क्या हुआ कि बॉर्डर पुलिस वालों ने एक बार उनको पकड़ा, उनको पकड़ के सीधा उनको फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया और उनको जेल के अंदर रख दिया। अब उसी के एक हफ्ते बाद उनके वाइफ और एक 4 साल का बेटा और 8 साल के बेटा, ये तीनों को भी फॉरेनर डिक्लेयर करके डिटेंशन कैंप में रख दिया। और इस केस की सुनवाई में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने मुझे एमिकस अपॉइंट किया था। और इस एमिकस क्यूरी केस में जब मैं वहां पर खड़ी हुई और मैंने जब आर्ग्यू किया, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फॉरेनर ट्राइब्यूनल का जो ये ऑर्डर था फॉरेनर डिक्लेयर करने का, उनको सेट असाइड कर दिया। और साथ ही कहा कि नहीं, आप ये ऐसा नहीं कर सकते, और उनको 5,000 बेल बॉन्ड में उनको आपको इसी वक्त छोड़ना पड़ेगा। तो ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पे हमारे हिंदू भाई बहनें टारगेट हो गई इस लॉ के चलते। और अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में शायद असम ही एक पहला ऐसा राज्य है जहां पर फॉरेनर ट्राइब्यूनल कोर्ट भी है, डिटेंशन कैंप भी है, और जहां पे ये फॉरेनर्स मैटर्स चलती रहती है। जी अ, जी स्वाति जी, और इस पे आपको, मैं एक बार, हाँ जी, अब जी कंप्लीट करें, जी जी बोलिए बोलिए। हाँ हाँ। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या था कि जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग्स करती हूँ, उस कम्युनिटी के 2,000 ज्योतिर्लिंग के लोग इस एनआरसी के फुल लिस्ट से बाहर हो गए, अगर आपको मालूम होगा। और इस एनआरसी के चलते जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे चल रही थी, और जिस जज के नेतृत्व में चल रही थी, वो बाद में सीजे बने, फिर रिटायर्ड भी हो गए। तो उस केस में क्या हुआ था कि जब हम लोग वहां पर गए थे तो हम बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे, और यहाँ तक जज भी, कि ट्रांसजेंडर समुदाय, तृतीय लिंग के समुदाय उस समुदाय से आते हैं जिनका ना तो माँ बाप से कोई संबंध होता है, ना कोई कनेक्शन होता है। बचपन में ही इनको घर से निकाल दिए जाते हैं, तो इनके पास कोई अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होता। लेकिन जो एनआरसी की प्रक्रिया में जो डॉक्यूमेंट्स मांगी गई थी कि 1971 से पहले का डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स क्योंकि वो ट्रांसजेंडर लोग या तृतीय लिंग के लोग दे नहीं पाए, तो उनको सीधा एनआरसी के लिस्ट से ही बाहर कर दिया। तो ये सेम वजह सिर्फ एनआरसी के ट्रांसजेंडरों के लिए नहीं हुआ। जो अनाथ बच्चे हैं, जो अनाथ आश्रम में रहते हैं, जिनका ना ही माँ बाप किसी का भी कुछ भी अता पता हो, जिनके पास ना ही अपने अपने मम्मी पिताजी या अपने परिवार, अपने पूर्वजों का कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास उपलब्ध हो, क्या उनको भी फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा? तो ये एक बड़ी मतलब दुविधा है जिसको समझना है गहराई से, और सबको जी एक साथ आवाज उठानी है। जी स्वाति जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पे एक अलग से शो करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा विषय है जो पूरे देश को समझना भी जरूरी है। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है ना, ये लगता है सी अच्छा, ये फॉरेनर को भगाने के लिए, लेकिन ये हमारे लोग, हमारा आप ही के लोग इसमें फंस रहे हैं। और अंत में इसका फायदा क्या होगा, ये आज तक कोई नहीं बता पाया कि आप अगर आइडेंटिफाई भी कर लोगे तो उनका करोगे क्या। इस पे एक अलग से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।